नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं दुनिया की 3 बड़ी खबरों को लेकर के। पहली बड़ी खबर जो हमने आपके लिए चुनी है वो सैयद अली खामनेई के फिनरल से जुड़ी है। आज 3 जुलाई से 9 जुलाई तक सैयद अली खामनेई का फिनरल ईरान और इराक में होना है और आज का दिन विदेशों से आए हुए मेहमानों के लिए रखा गया जब तेहरान में प्रोग्राम होना है। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान से कौन कौन लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर जो हमने आपके लिए चुनी है दुनिया के एतबार से, जिसमें गाज़ा युद्ध को आज 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक के संघर्ष में कितने लोगों की जानें गईं, कितने बच्चे, कितनी औरतें मारी गईं और संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया इस मामले को कैसे देख रही है और क्या कुछ चल रहा है, वो डिटेल हम आपको बताएंगे। एक और बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग से जुड़ी हुई है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले से जुड़ा अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात ज़रा करते हैं आज से शुरू होने वाले सैयद अली खामनेई के प्रोसेशन और फिनरल प्रोग्राम के बारे में। 3 से 9 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलना है, जिसमें आज 3 जुलाई को सैयद अली खामनेई, जिनको असैसिनेट किया गया था 28 फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल की तरफ से जब वॉर शुरू हुई थी 28 फरवरी के दिन, और पहले दिन जो कंपाउंड था घर का उस पर हमला करके सैयद अली खामनेई को असैसिनेट किया गया था। उनका पूरा नाम सैयद अली हुसैनी खामनेई है। खामनेई उनके गांव को, उनके इलाके को रिप्रेजेंट करता है। पैदाइश उनकी 19 अप्रैल 1939 की है और 28 फरवरी 2026 में उनको असैसिनेट किया गया। भारत सरकार की तरफ से एक खास प्रतिनिधिमंडल 2 सदस्यों का इस श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा है, जिसमें पवित्रा मार्गरेटा वो प्रतिनिधित्व करेंगी भारत सरकार की तरफ से, और सैयद अता हसनैन जो मौजूदा वक्त में बिहार के राज्यपाल हैं वो भी इसका हिस्सा है। विपक्ष की तरफ से जो नाम सामने आए हैं उसमें सलमान खुर्शीद का है, जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे और अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती वो जा रही हैं। इसके अलावा कई और सांसद हैं जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, लद्दाख के सांसद। उसके अलावा रूहुल्ला मेहंदी वो भी इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। आचार्य लोकेश मुनि, जो जैन धर्म के आचार्य लोकेश मुनि हैं, वो भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना सैफ अब्बास नकवी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस अंतिम संस्कार में, आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये कार्यक्रम ईरान में तो होगा ही, इराक में भी होगा। और ये कार्यक्रम कैसे होंगे मैं उसकी भी डिटेल ज़रा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आज तक दुनिया में कहीं किसी और का नहीं देखा गया, जिसमें 2 मुल्कों में प्रोग्राम होंगे। आज 3 जुलाई को ऑफिशियल प्रोग्राम है, जिसमें दुनिया भर से आए हुए देशों के जो नेता हैं, जो डेलीगेशंस के लोग होंगे, वो श्रद्धांजलि देंगे और ये तेहरान में प्रोग्राम रखा गया है। इसके अलावा 4 और 5 तारीख को, यानी कल और परसों, तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला है, वहाँ पर आम लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने का उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा 6 तारीख को एक प्रोसेशन निकाला जाएगा तेहरान में, और 7 तारीख को कुम में, जो ईरान का एक और शहर है और ये एक जो शिक्षा के एक बड़े केंद्र के तौर पर पहचाना जाता है, कुम शहर, वहाँ पर ये प्रोग्राम होगा 7 जुलाई को। 8 जुलाई को नजफ़ और करबला में, इराक के 2 शहर नजफ़ और करबला में 8 तारीख को ये प्रोग्राम प्रोसेशंस का है। इसके बाद 9 जुलाई को वापस सैयद अली खामनेई की डेड बॉडी जो है, उनका पार्थिव शरीर वापस ईरान लाया जाएगा और ईरान के शहर मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जो श्राइन है वहाँ पर उनको दफनाया जाएगा। ये भी बहुत ख़ास है और उनकी वसीयत थी कि उनको वहाँ पर दफनाया जाए। उनका
गृह नगर भी मशहद ही है। इब्राहिम रईसी पूर्व राष्ट्रपति जो ईरान के थे, जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान गई थी, उनको भी मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की श्राइन में ही के ही कैंपस में दफनाया गया। बहुत सारे लोग और भी वहाँ पर दफने, एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जहाँ पर इमाम रज़ा का श्राइन है, मस्जिदें हैं, लाइब्रेरीज़ हैं और बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक कई हज़ार स्क्वायर फीट के इलाके में ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये है प्रोग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है फिनरल का, और अलग अलग शहरों में क्यों किया जा रहा है। इसका मकसद चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने का है, क्योंकि अगर किसी एक शहर में इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। 3 जून 1989 को ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ था और उनके निधन पर करीब 10 करोड़ लोग तेहरान में शामिल हुए थे। और उस वक्त भीड़ को कंट्रोल करने में, काबू करने में जो वहाँ की एजेंसीज थी, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे काफ़ी उस वक्त चूक हुई और काफ़ी दिक्कतें उस वक्त पेश आई थीं और कुछ लोगों की जानें भी उस वक्त गई थी भीड़ और व्यवस्था की वजह से। इसी वजह से और वो चूँकि पहले सुप्रीम लीडर थे 89 में, उसके बाद 89 के बाद से सैयद अली ख़ामनेई वहाँ के सेकंड सुप्रीम लीडर के तौर पर कामकाज देखते रहे और 28 फरवरी को उनका निधन हुआ एक हमले में। और अब उनके फनरल के लिए इसीलिए अलग अलग शहरों में प्रोग्राम्स रखे गए हैं और जहां दुनिया भर से अलग अलग देशों के तमाम डेलीगेशन के लोग, प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और दुनिया भर के अलग जो ईरान के अलग अलग शहरों में खुद जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो खुद अब्बास अराक्ची, वो इराक़ के नजफ़ और करबला भी खुद गए और बाकी जिन शहरों में ईरान के अंदर प्रोग्राम होना है उन शहरों का भी बाकायदा खुद उन्होंने जाकर के दौरा किया और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं। इराक़ी मिलिट्री, ईरान की मिलिट्री, सब कुछ इसमें सारी आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी है। और आज पहला दिन है जब विदेशी मेहमानों को श्रद्धांजलि का इसमें मौका मिलेगा। फिर इसके बाद 9 तारीख तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो ये बात हुई सैयद अली ख़ामनेई के अंतिम संस्कार की। अगली बड़ी खबर जो है वो है गाज़ा नरसंहार से जुड़ी हुई। गाज़ा में जो कुछ हुआ, गाज़ा युद्ध को 1000 दिन पूरे हो गए हैं और संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने युद्ध विराम और मानवीय सहायता बढ़ाने के इस दौरान मांग की है। गाज़ा में मानवीय संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। वहाँ खाने पीने की चीज़ों की कमी है, दवा की कमी है, इलाज की कमी है और क्षेत्रीय तनाव, इलाकाई जो तनाव है, टेंशन, उसकी वजह से पूरी जो उस इलाके की पॉलिटिक्स है उस पर इसका असर पड़ा है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई ये जंग, उससे लेकर अब तक जो सरकारी डेटा है, जो ऑफिशियल डेटा, वो ये कहता है कि 73,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गाज़ा और वेस्ट बैंक के इलाकों में गई हैं। लेकिन जो अनऑफिशियल डेटा है वो इसको करीब लाख से ऊपर का बताता है। 1,70,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी हमेशा के लिए अपंग हो चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं। अब इसमें बच्चों का जो आंकड़ा, जिस पर अभी हाल के वक्त में संयुक्त राष्ट्र में काफ़ी बात हुई है, उसमें 20,000 से ज़्यादा बच्चों की जानें गई। और हाल के वक्त में जिस तरीके से AI का इस्तेमाल करके इजरायली फोर्सेस IDF जो है वो बच्चों को निशाना बना रही है, उसको लेकर के काफ़ी जो है डिस्कशन हुआ, बातें हुई और काफ़ी निंदा की गई है। 10,000 से ज़्यादा महिलाओं की जानें गई हैं, ये बताया गया। और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2025 के आखिर तक महिलाओं और लड़कियों के जो मारे जाने की संख्या है वो 38,000 से ज़्यादा है और बच्चे जो घायल हैं उनकी संख्या 40,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। अब सवाल आपके जहन में ये भी होगा कि आखिर इस तरह का जो सिलसिला है लोगों के मारे जाने का वो कब रुकेगा। संयुक्त राष्ट्र में इसको लेकर के काफ़ी वक्त से बातचीत चल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और मानवाधिकार परिषद लगातार युद्ध विराम और मानवीय सहायता को बढ़ाने की मांग करता रहा है। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र की एक जांच समिति ने यह आरोप लगाया कि गाज़ा में बच्चों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। इजराइल ने लगातार इन आरोपों को खारिज किया और खारिज कर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र की जो एक एजेंसी है UNRWA, उसके कामकाज और गाजा में सहायता पहुंचाने को लेकर के भी लगातार कॉन्ट्रडिक्शन और विवाद जो है वो हमने गहराता हुआ देखा है। कई देशों ने स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच और जवाबदेही की मांग को दोहराया है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी इस वक्त वहाँ से भी फैसले आए, वो भी आपके सामने हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके मुताबिक नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए गए। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया, जिसे इजराइल स्वीकार नहीं करता है। इजराइल का कहना है कि आईसीसी के पास उसके मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। कई यूरोपीय देशों ने भी नेतन्याहू को लेकर के कहा कि अगर वो उनके देश में आते हैं तो अपने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन करते हुए वो उनको गिरफ्तार करेंगे। और ये मामला कानूनी प्रक्रिया का जो है वो भी चल ही रहा है, लेकिन गाजा में लगातार लोगों के मारे जाने का, वेस्ट बैंक में लगातार हमले का भी सिलसिला जारी है। तो 1000 दिन गाजा की जंग ने पूरे कर लिए हैं। तीसरी बड़ी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस की तरफ से कीव पर यह बड़ा हमला किया गया और इसमें 27 लोगों के मौत की खबर है, जबकि 90 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इससे पहले कल भी कीव पर रूस की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया था, लेकिन ये जो हमला ताज़ा हुआ है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अपनी विदेश यात्रा बीच में छोड़ करके इसकी वजह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वापस यूक्रेन लौट गए हैं। दरअसल रूस में जिस तरीके से अंदर घुस करके मॉस्को में जा करके यूक्रेन के ड्रोन अलग अलग तरह स्ट्रेटेजिक इमारतों को निशाना बना रहे हैं, वहाँ की रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद से रूस ने हमले कीव पर बढ़ा दिए हैं। और ये जो ताज़ा हमला किया गया जिसमें 27 लोगों की जानें गईं और 90 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, ये अब तक का यूक्रेन पर रूस की तरफ से किया गया सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की को अपना विदेश दौरा छोड़ करके वापस वतन लौटना पड़ा है। तो आज की ये 3 बड़ी खबरें हमने आपके लिए चुनी थी, जिसमें सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार से लेकर के गाजा में 1000 दिन युद्ध के पूरे हो गए हैं और रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इसके अलावा आप किस तरह की खबरें और वर्ल्ड दुनिया भर से आने वाली खबरों में देखना चाहते हैं आप, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक दुनिया भर की जो बड़ी खबरें हैं वो लाने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।